हम लोग क्या पढ़ाएंगे, एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। एरोमेटिसिटी क्या होता है, एरोमेटिसिटी के फायदे क्या होते हैं, वो छोटी मोटी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो काफी अच्छा टॉपिक है। कुछ चीजें और बची हुई हैं जिनका स्टेबिलिटी वगैरह मतलब और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है तो हम लोग एरोमेटिसिटी के बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वीसीडी वगैरह के बेस पे करते थे, वीसीडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंडक्टिव के बेस पे करते थे। उसके बाद में इंडक्टिव भी जब काम नहीं किया तो हम लोग मैथमेटिक के बेस पे किया, है ना। मैथमेटिक आया तो हम लोग अभी एक और टर्म आएगा क्या, एरोमेटिसिटी। और एरोमेटिसिटी भी हो जाएगा तो फिर हम लोग एक और इसका थोड़ा सा टर्म पढ़ेंगे, डांसिंग रेजोनेंस। और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म होते हैं हम लोग थोड़ा सा जीरो से टू की तरफ बढ़ लेंगे। इसमें वैसे कुछ और टर्म्स भी पढ़ते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ते हैं, हीट ऑफ कम्बशन पढ़ते हैं, जो नीट के लिए पूछी नहीं जाती थी, ठीक है। नीट में ऐसा कुछ भी नहीं आता है, हाँ आईआईटी में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा एरोमेटिसिटी या कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है उसका कंडीशन क्या है, एरोमेटिसिटी की हम लोग बातें करेंगे बेटा। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं बट एरोमेटिक कंपाउंड के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर। दूसरा कंडीशन कैसा होगा, वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक, ठीक है ना। दो कंडीशन तो ये बेसिक है, मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्लेनर होगा, और दूसरा कंडीशन वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरी कहानी उसमें क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी ए कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन, देयर मस्ट बी ए कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन, there must be a complete cyclic conjugation with 4n plus 2 pi electrons, 4n plus 2 pi electrons का मतलब बेटा क्या होना चाहिए, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इसी को हम लोग हकल रूल बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हकल रूल। क्या बोलते हैं कि कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो उसके पास में कितना होगा, उसके पास 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके पास में क्या होता है बेटा, कोई मॉलिक्यूल अगर एरोमेटिक है तो उसके पास में क्या होगा, 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स होगा। n क्या है बेटा, यहाँ पे n एक इंटीजर है, n का वैल्यू क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 ऐसा कुछ, ठीक है बेटा। मतलब n का वैल्यू अगर 0 होगा तो कितना पाई होगा बेटा उसके पास में, 2 पाई। 1 होगा तो कितना होगा, 6 पाई। फिर कितना बेटा, 10 पाई। फिर कितना, 14 पाई। अगर 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई किसी के पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मॉलिक्यूल कैसा होता है, एरोमेटिक, इट्स कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके प्लेनर हो, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो विद 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है ना। बट एरोमेटिक के साथ साथ में एक और हम लोग टर्म पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होगा, एंटी एरोमेटिक में भी कंडीशंस लगभग सेम रहती हैं। सबसे पहला एंटी एरोमेटिक भी कैसा होता है बेटा, प्लेनर होता है। दूसरा वो भी कैसा होता है बेटा, साइक्लिक होता है। तीसरा क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन। उसमें क्या होगा बेटा, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन विद 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितना, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता है ना। हकल रूल कहता है कि अगर 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो एरोमेटिक होगा, अगर 4n पाई होगा तो एंटी एरोमेटिक होता है। n का वैल्यू यहाँ पे भी क्या क्या हो सकता है बेटा, सेम, n कैन बी इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 ऐसे है ना। n का वैल्यू 0 होने पर बेटा 0 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो ही नहीं सकता। मतलब एंटी एरोमेटिक होने के लिए कितना कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एंटी एरोमेटिक होने के लिए कितना होगा बेटा, 4 पाई, दूसरा 8 पाई, फिर कितना 12 पाई, ऐसा कुछ होगा तो मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एंटी एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात यह होता है कि जो एरोमेटिक होते हैं दे आर डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, दे आर मोर स्टेबल। कैसे होते हैं बेटा, काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, कौन, एरोमेटिक, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड कैसा होता है, काफी ज्यादा स्टेबल होता है। और एंटी एरोमेटिक जो होता है दे आर हाईली अनस्टेबल। कैसा होते हैं, दे आर हाईली अनस्टेबल, they are highly unstable molecules। ये कैसे होते हैं, काफी ज्यादा अनस्टेबल, they are highly unstable molecules, ठीक है।
यानी जो एरोमेटिक होता है वो स्टेबल होता है और एंटी एरोमेटिक ऐसा होता है बेटा अनस्टेबल होता है। एक्चुअल में ये जो होते हैं दे आर डायट्रोपिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? डायट्रोपिक नेचर के होते हैं। और जो हम लोगों के पास में एंटी एरोमेटिक होगा दे आर नॉट डायट्रोपिक, दे आर नॉट डायट्रोपिक नेचर के होते हैं। बेटा वो डायट्रोपिक नेचर के नहीं होते। डायट्रोपिक का मतलब दे हैव एबिलिटी टू सस्टेन, दे हैव एबिलिटी टू सस्टेन, दे हैव एबिलिटी टू सस्टेन इंड्यूस्ड करंट। ठीक है ना? इंड्यूस्ड करंट क्या होते हैं इसके बारे में जानते होगे तुम? थोड़ा इंड्यूस्ड करंट को सस्टेन कर सकता है। तो कौन सस्टेन कर सकता है? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक। तो उनका जो स्टेबिलिटी होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है। एक अच्छी बात ये होता है कि हमेशा एंटी एरोमेटिक के पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनके पास में क्या होता है बेटा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा that contains 2 unpaired electrons। एंटी एरोमेटिक के पास में क्या होता है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एरोमेटिक के पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये बेसिक डिफरेंस मैंने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का आप लोगों के सामने लिखा है। ठीक है ना? डेफिनेशन शायद क्लियर है आपको। बस 4n+2 पाई कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है ना देखना है और ये बताना है कि कौन सा वाला कंपाउंड एरोमेटिक होता है और कौन सा वाला एरोमेटिक नहीं होता है ना। मैं कुछ कंपाउंड्स लिखूंगा अभी। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। में कुछ कंपाउंड्स अभी लिखूंगा। एक बात और समझना बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपको अगर कोई भी कंपाउंड है ये पता करना है कि वो एरोमेटिक है या नहीं। तो फॉर एरोमेटिसिटी only circumferential resonance is taken into account, ठीक है बेटा? अगर हम लोग कोई भी कंपाउंड है उसकी बातें करें वो एरोमेटिक है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बेटा सर्कमफेरेंशियल रेजोनेंस को ही हम लोग काउंट करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ में आया तुम लोगों को? हम लोग किसको काउंट करेंगे बेटा? सर्कमफेरेंशियल रेजोनेंस को ही काउंट करेंगे। ठीक है ना? अगर उसके पास में इसके में बेटा लिखूंगा, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल बेटा मेरे पास में है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी है, इसके पास में भी लॉन पेयर होगा। तो क्या इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर को मैं जब काउंट करूंगा एरोमेटिसिटी इसको काउंट करूंगा क्या? नहीं काउंट करेंगे क्योंकि सर्कमफेरेंस पे प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? हम लोग किसको काउंट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सर्कमफेरेंशियल रेजोनेंस को ही काउंट करते हैं। सर्कमफेरेंस में मिल रहा है कितना पॉइंट मिल रहा है तुम लोगों को? 1 2 3 4 5 5 डबल बॉन्ड है ना बेटा? यस। 5 डबल बॉन्ड तो कितना पाई हो गया? 5 डबल बॉन्ड तो कितना पाई हो गया? 10 पाई। 10 पाई होगा तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक? 10 पाई के साथ में कोई भी कंपाउंड कैसा होता है बेटा? एरोमेटिक होता है। ठीक है ना? 4 से 10 हो गए, ये एरोमेटिक हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो अगर मान लो किसी के पास में लॉन पेयर है, किसी के पास में लॉन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज विद लॉन पेयर है, तो सिर्फ उस लॉन पेयर को काउंट करोगे विच इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, विच इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? ऐसा लॉन पेयर जो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को काउंट करोगे। ठीक है? जैसे मैं तुम लोगों से बोलूं कि ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक है या क्या है, तुम लोगों को बताना है। ऐसा कुछ होता तो एरोमेटिक है या नहीं है बताओ सोच के। तो ये वाला लॉन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हाँ या ना? तो कितना पाई हो गया टोटल मिला के? 6 पाई। 6 पाई मतलब कैसा हो गया? ये एरोमेटिक हो गया। ठीक है? अगर मैंने क्या किया हो तो ऐसा कुछ लगा के रखा,
मतलब सेम मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूँ बट यहाँ मैंने ऑक्सीजन लगा के रखा है। इसके पास में कितने लॉन पेयर्स होंगे? तो इनमें से कितना पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में? एक पार्टिसिपेट करेगा, एक पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कितना पाई हुआ? एक इसको मिला के कितना पाई हुआ? 6 पाई। कैसा हो गया एरोमेटिक? ठीक है ना, ऐसे सबको काउंट कर लिया तुम लोग। समझ आ रहा है मैं क्या बोला? अगर ऐसा मेरे पास में होता, देखो मेरे पास ऐसा होता, यहाँ पे n है, ये एरोमेटिक है या नहीं ये बताओ। इसका लॉन पेयर काउंट करेंगे क्या? बट इसका लॉन पेयर काउंट करें या नहीं करें बताओ। इसका लॉन पेयर रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो कितना पाई इसके पास में? 6 पाई। 6 पाई के साथ में कैसा हो गया? एरोमेटिक। ठीक है ना, अगर कोई लॉन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा तो इसको काउंट करने का जरूरत। तो बेटा रेजोनेंस पढ़ो, उसके लिए कॉपी खोल के जवाब। ये कैसे पता चलेगा रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए कॉपी खोल के रेजोनेंस को वापस पढ़ो। तो बता रहे थे कौन पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं करेगा। नेगेटिव दिखता है तभी भी रेजोनेंस नहीं होता, पॉजिटिव दिखता है तभी भी नहीं होता। डबल बॉन्ड वाले अगर एटम पे होता था तो बताए थे कि वो sp2 में होता है तो इस वजह से पार्टिसिपेट नहीं करता। वो सारी चीजें बता दी अच्छे से डिटेल में पूरा। उसको देखो एक बार जाके, ठीक है, कैसे पता चलेगा कैसे नहीं पता चलेगा उसको, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बट एक बात तो समझना कि काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बट अबव 6 मेंबर्ड रिंग, अबव 6 मेंबर्ड रिंग, बट 6 मेंबर रिंग के ऊपर pi bond is unstable. Pi bond is unstable if anti-aromatic. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? मतलब इस बात का कहने का मतलब ये है कि 6 मेंबर रिंग के ऊपर अगर तुम लोगों ने कोई बॉन्ड बनाया, 6 मेंबर रिंग के ऊपर, मान लेते मेरे पास में 7 मेंबर का रिंग है बेटा, ऐसे होगा। यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल ऐसा। तुम लोगों से पूछो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक मॉलिक्यूल ऐसा। तुम लोगों से पूछे कौन सा एरोमेटिक, कौन सा एंटी एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, बता सकते हो क्या? इनमें बताओ कौन एरोमेटिक है, कौन क्या है, कौन नहीं है। तो पहले वाले का बताओ, इसको बताओ पहले इधर से, इसका बताओ बेटा। ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। बट इसमें कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है क्या? कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, जैसे नॉन एरोमेटिक। दूसरा वाला मॉलिक्यूल बताओ, एंटी एरोमेटिक। कितना पाई इलेक्ट्रॉन? बेटा एंटी एरोमेटिक कहाँ दिख रहा है तुम्हें? कितना पाई दिख रहा है तुम्हें इसमें? कितना पाई दिख रहा है? 6 पाई ना। 3 बॉन्ड मतलब 6 पाई। 6 पाई के साथ में कैसा होगा ये? एरोमेटिक आया ना? यस सर। जिसके पास 6 पाई होता है एरोमेटिक होता है कि नहीं होता? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पाई कैसे काउंट करो? 3 डबल बॉन्ड काउंट कर लिए, 3 डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। पर डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ही तो पाई इलेक्ट्रॉन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होता है। या फिर मैं तुम लोगों को 2 तरीके का पाई बताऊंगा, रियल और डिफरेंशियल। डिफरेंशियल पाई क्या होता है? जो लॉन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज लॉन पेयर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सारे लॉन पेयर थोड़ी पाई होते हैं, जो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करता है उसको ही काउंट कर दे। उसका ही बात बता दी अभी से, ठीक है। तो ये वाला ये बताओ, लास्ट वाला मॉलिक्यूल, हाँ, एंटी एरोमेटिक। यस एंटी एरोमेटिक, बट इट इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। ये कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक। अब क्यों होता है उसका मैं बताता हूँ। बट अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, तो एरोमेटिक जो होता है वो कैसा होता है बेटा? सबसे ज्यादा स्टेबल। एरोमेटिक इज वेरी मच स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक। कैसे बेटा? नॉन एरोमेटिक से, और इट इज वेरी मच स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। तो ऊपर एक मैं लाइन लिखा हूं इसी वजह से, नोट करा के तुम लोगों के लिए। अब 6 मेंबर रिंग, पाई बॉन्ड इज अनस्टेबल इफ एंटी एरोमेटिक। मतलब 6 मेंबर के ऊपर अगर मॉलिक्यूल कैसा हो जा रहा है बेटा? एंटी एरोमेटिक, तो पाई बॉन्ड बनेगा ही। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 6 मेंबर के ऊपर एक्चुअल में 6 मेंबर 7 मेंबर का मतलब 7 मेंबर 8 मेंबर का रिंग जो होता है वो प्लेनर नहीं होता। होता है क्या?
अगर बॉन्ड एंगल 120 से ऊपर चला जाए तो मॉलिक्यूल कैसा मिलता है? नॉन प्लेनर मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक्चुअली दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। ये मॉलिक्यूल कैसा है? दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, दिस इज नॉन एरोमेटिक। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये बेटा पाई बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड बनेगा नहीं। एक तो वो एंटी एरोमेटिक हो रहा है, बहुत कम स्टेबल हो जाएगा। दूसरा एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से वो कैसा हो जाता है? दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। ठीक है ना? अगर मैं 8 मेंबर का तुम लोगों से रिंग की बात करूं, 8 मेंबर में सब जगह अगर मैं डबल बॉन्ड लगा दूं तो वो मॉलिक्यूल भी कैसा होता है? नॉन प्लेनर ही होता है। उनको एनुलिन्स बोलते हैं हम लोग। और एनुलिन 8 मेंबर के ऊपर कैसे मिलते हैं हम लोगों को? नॉन प्लेनर ही मिलते हैं इन जनरल। ठीक है ना? 12 पे जाके और ऊपर जाके एनुलिन जो होता है वो प्लेनर मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन 8 मेंबर का एनुलिन कैसा होता है? तब से बनता है उसका, वो कैसा रहेगा? नॉन प्लेनर। ठीक है ना? क्योंकि एंगल कैसा होगा? काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। याद रखना है, एंगल अगर 120 से ऊपर चला जाए, थीटा कैसा होगा बेटा? ग्रेटर देन 120। मॉलिक्यूल कैसा दिख जाएगा तुम लोगों को? मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा बेटा? मैक्सिमम केस में नॉन प्लेनर। प्लेनरिटी वो तभी गेन कर सकता है जब वो एरोमेटिक हो जाए किसी भी वजह से। अगर वो एरोमेटिक हो रहा है तो वो कोशिश कर सकता है प्लेनर होने की। अगर वो नॉन प्लेन बेटा एरोमेटिक नहीं हो रहा, एंटी एरोमेटिक हो रहा है, तो वो फिर हाईली अनस्टेबल स्टेट में नहीं जाएगा। एक तो अनस्टेबिलिटी आएगा किसकी वजह से? एंटी एरोमेटिक नेचर की वजह से। दूसरा आएगा एंगल स्ट्रेन की वजह से। ठीक है, मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिखूंगा, आपको ये बताना है कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। ठीक है ना? आइडेंटिफाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये तो पता ही होगा बेटा सबको। जल्दी जल्दी से लिखते जाओ और बताते जाओ। बता सकते हो सर इनको? 7 नंबर रिंग की बात हम लोग कर लिए। कितने नंबर का रिंग बना दिया? अभी 8 का बनाया ना? चलो इसकी बात करेंगे पहले। बनाइए सब या नहीं बनाए?
बता सकते हो ना इनको? बताओ, ये काफी है कि नहीं? बहुत है ना? बताओ तो, बना लिए सब लोग? एक एक करके बताते जाना, ठीक है? एक बात याद रखना बेटा, देखो एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक, दो रिंग अगर एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक मिले तो क्या बनता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक मिले तो भी क्या बनता है? एरोमेटिक। ठीक है ना? एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक मिले तो क्या बनता है? एंटी एरोमेटिक। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर नॉन एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक मिलेगा तो क्या बनेगा बेटा? एंटी एरोमेटिक। ठीक है? अगर दो रिंग एरोमेटिक मिलता है तो नया वाला जो रिंग मतलब जो कंपाउंड होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एरोमेटिक बोलेंगे। अगर एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो कंपाउंड बनेगा बेटा उसको Aromatic. कंपाउंड इज एरोमेटिक। एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक इज एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, हो गया इतना? तो सभी लोग आइडेंटिफाई कर लिए कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है? सभी में हो गया आइडेंटिफाई? चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला वाला कंपाउंड बेटा बेंजीन कैसा होता है? कितना पाई है जल्दी जल्दी से बताते जाना बेटा। कितना पाई है उसके पास में? 6 पाई के साथ में कैसा? एरोमेटिक। इसके पास में कितना बेटा? 10 पाई। 10 पाई के साथ में एरोमेटिक। इसके पास में कितना बेटा? 14 पाई के साथ में एरोमेटिक। इसके पास में कितना बेटा? 2 पाई के साथ में एरोमेटिक। इसका कितना? 4 पाई के साथ में एंटी एरोमेटिक। अरे हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है? इसके पास में कितना पाई बेटा? 3 पाई। 3 पाई वाला कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। ना तो एंटी एरोमेटिक रहा ना नॉन एरोमेटिक रहा। ठीक है, ये कैसा होगा बेटा? इसमें कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? नहीं, नॉन एरोमेटिक। अगर कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है ही नहीं तो हम लोग एरोमेटिक की बात कैसे कर सकते हैं? ठीक है, समझ में आया क्या? 4 पाई के साथ में बेटा कैसा है? एंटी एरोमेटिक। इसके पास में कितना पाई? 2 पाई के साथ में एरोमेटिक। इसके पास में कितना पाई है? 6 पाई के साथ में बेटा एरोमेटिक। Aromatic. ये बताओ ये कैसा है? ये मॉलिक्यूल कैसा है? Non-aromatic. कैसा बेटा? Non-aromatic. एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? पता नहीं सर। एरोमेटिक। अरे वाह, नॉन एरोमेटिक। बेटा ये वाला रेजोनेंस जब बना होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव, इधर टूटेगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव। रिंग में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा बेटा? कितना घूमेगा? 2 पाई। एरोमेटिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बॉन्ड तोड़ना जानते हो कि नहीं? ऑक्सीजन Yes, पे sir. आएगा ना नेगेटिव, तो कैसा बनेगा? ये कैसा है बेटा? ये कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? नहीं है, नॉन एरोमेटिक। अरे हाँ या ना? Yes, ये sir. वाला बॉन्ड कैसा? सिग्मा। ये वाला बॉन्ड कैसा? सिग्मा। 2 सिग्मा मिल गए लगातार, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं हुआ ना? कैसे पूरे रिंग में गोल गोल रेजोनेंस बनेगा? नहीं बनेगा ना? इस वाले में बताओ बेटा कितना पाई? 6 पाई। 6 पाई के साथ में एरोमेटिक। इसके पास में कितना?
4 पाई के साथ में बेटा एंटी एरोमेटिक पहचान लोगे ना। इसके बाद बताओ बेटा ये वाला बॉन्ड ऊपर तोड़ दोगे, यहाँ आएगा पॉजिटिव कितना पाई 4 पाई के साथ में बेटा एंटी एरोमेटिक। ठीक है बेटा कितना पाई 2 4 6 कितना हो गया 8 पाई के साथ में बट एंटी एरोमेटिक बनेगा तो ये कैसा है, दिस इज नॉन प्लेनर। समझ में आया मैं क्या बोला, कोई समस्या। अबव 6 मेंबर रिंग पाई बॉन्ड इज अनस्टेबल इफ एंटी एरोमेटिक, समझ आ रहा है क्या, कोई समस्या क्या। कितना पाई 6 पाई, अब तो बना लेगा ना पाई बॉन्ड, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कैसे बनेगा, बनाएगा। कितना पाई बेटा 2 4 6 8 10 पाई के साथ में एरोमेटिक। ये बॉन्ड इधर तोड़ोगे यहाँ आएगा पॉजिटिव, ये तोड़ोगे इधर आएगा पॉजिटिव, कितना पाई बेटा 6 पाई के साथ में एरोमेटिक। तो कहानी समझ में आ रही, कभी कभी एंटी एरोमेटिक दिखने वाला नॉन एरोमेटिक हो जाता है, कभी कभी पे एंटी एरोमेटिक दिखने वाला कैसा हो जाता है नॉन एरोमेटिक। समझ गए, बना लिए सब, कब बनाओगे अच्छा, तो उतारने को क्या है, हम बता रहे थे तो साथ साथ में लिख लो इसको। लिखो जल्दी से, पागल हो गए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा सही नॉन प्लेनर वाला दोबारा बता दीजिए। क्या बताऊं बेटा इसमें तुम्हें, सर ये एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक बेटा। ये लाइन पढ़ो 4 5 बार जोर जोर से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो इसको। Above 6 member ring is unstable if anti बेटे aromatic. क्या अनस्टेबल लिखा है उसको तो भूल गए। Pi हाँ पाई इज अनस्टेबल इफ एंटी एरोमेटिक, दोबारा पढ़ो इसको। above 6 member ring pi is unstable if anti aromatic. समझ गए, यही पढ़ो। Theta greater than 120 degree is non-planar. मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, Non-planar. समझ गए, अभी भी नहीं आया समझ। नहीं आया। बेटा कहने का मतलब 6 मेंबर के ऊपर पाई बॉन्ड अगर बनेगा तो वो एरोमेटिक के केस में बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोला। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। 6 मेंबर के ऊपर एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है कि नहीं होता। बट डबल बॉन्ड के लिए एंगल कितना होना चाहिए 120 तो होना चाहिए, उसके ऊपर जाएगा तो एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा। अब एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है बेटा, एंगल स्ट्रेन बढ़ने की वजह से स्टेबल होता है अनस्टेबल कोई भी चीज, अनस्टेबल। एक तो वो एंटी एरोमेटिक है इस वजह से अनस्टेबल है, और दूसरा क्या होगा बेटा एंगल स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबल, दूसरा एंटी एरोमेटिक और हो जाए तो बेटा ज्यादा पागल ही हो जाएगा वो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, तो वो क्या करता है बेटा वो प्लेनर नहीं रहता, वो आउट ऑफ प्लेन जाके बेटा नॉन प्लेनर हो जाता है और नॉन एरोमेटिक रहना पसंद करता है। इससे कुछ तो स्टेबिलिटी हो जाएगा, आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो 6 मेंबर के ऊपर अगर कोई मॉलिक्यूल तुम लोगों को एंटी एरोमेटिक दिखे तो वो कैसा होता है, दैट इज नॉन एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि वो अगर एंटी एरोमेटिक भी हो जाए साथ साथ में तो हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो जाए, वो गेस नहीं कर पाएगा उसको में, ठीक है। चलो बेटा इसका बताओ ये कैसा है। तो सर स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल वही बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए नॉन एरोमेटिक है। देखिए बेटा ये क्या है, रेजोनेंस होगा इसमें, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, इसमें एक H भी होगा, हम लोग बनाना भूल गए ऐसे, है ना। बोरॉन के पास में तो एम्पी ऑर्बिटल्स होते हैं। कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है किसके साथ में बेटा 6 पाई के साथ में, तो कैसा होगा बेटा ये एरोमेटिक। इसके पास लोन पेयर है, इसको तो पहले ही बता दिए, कितना पाई बेटा 6 पाई, इसको काउंट नहीं करेंगे, 6 पाई के साथ में एरोमेटिक। इसके पास लोन पेयर है, काउंट करेंगे 6 पाई के साथ में एरोमेटिक।
समझ में आ रहा है कि नहीं यार? यस 1 2 3 4 कितना पाई बेटा? 8 पाई के साथ में एंटी एरोमेटिक। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ये वाला रिंग कैसा है बेटा? एरोमेटिक। ये वाला रिंग कैसा है? एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक इज एंटी एरोमेटिक। अरे हाँ या ना? यस सर। टोटल काउंट करने से रिजल्ट तो सेम आता है, लेकिन तुम लोग अलग अलग रिंग देख के भी जल्दी से बता सकते हो। जैसे ये वाला देखो, ये एरोमेटिक रिंग दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? एरोमेटिक। ये रिंग ये बेटा ये नॉन एरोमेटिक था ना? एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक कैसा होगा बेटा? एरोमेटिक। ये रिंग कैसा है? एरोमेटिक। ये रिंग कैसा है इधर वाला? ये रिंग कैसा है बेटा? 6 पाई के साथ में एरोमेटिक। एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक एरोमेटिक। अरे हाँ या ना? यस सर। दोनों रिंग एरोमेटिक है ना? कोई समस्या है तुम्हें? अरे ये वाला रिंग एरोमेटिक, ये वाला रिंग भी एरोमेटिक, सब कुछ एरोमेटिक। ठीक है। ये वाला मॉलिक्यूल कैसा होता है बेटा? बट इस मॉलिक्यूल को जस्ट याद रखना, जस्ट रिमेंबर इट इज नॉन एरोमेटिक, नो लॉजिक। ठीक है सर, इसकी कॉन्जुगेशन तो एंटी एरोमेटिक की है। हाँ हाँ, तो बेटा इसीलिए बोल रहे ना, लॉजिक मत पूछो, इसको याद रख लो। एक्सेप्शन। हाँ, एक्सेप्शन मान लो या जैसे भी तुम लोग इसको समझो, याद रखो कि ये नॉन एरोमेटिक होता है। रूम टेम्परेचर पे इट इज स्टेबल इन नॉन एरोमेटिक। बाकी इसका दिख रहा है कि कॉन्जुगेशन कैसा है? एंटी एरोमेटिक वाला। 4 पाई तुम्हें घूमता हुआ दिख रहा है रिंग के अंदर। ठीक है, लेट आगे लिखो एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। हो गया इतना? देखो एप्लीकेशंस ऑफ सर एरोमेटिसिटी। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? सर, बाइफिनाइल का भी बता दीजिए। बाइफिनाइल का क्या बताएं? सर, एरोमेटिक होगा या नॉन बेटा एरोमेटिक? जोड़ लो, 2 फिनाइल को आपस में क्या परेशानी हो रही? सर 12 आ रहा है उसका। अरे दोनों फिनाइल कैसे हैं? कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। यस सर। दोनों फिनाइल कैसे हैं? एरोमेटिक है। एरोमेटिक। कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। ठीक है, इसलिए लिखवाएं ये कहानी। ये इसको पढ़ लो ठीक से, है ना? समझाने में क्या बोल रहा हूँ? इसको ठीक से पढ़ो। सुनो सर, अब नेक्स्ट लिखोगे एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। बेटा एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। बट इसके एप्लीकेशन बहुत आसान है। एप्लीकेशन मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना कि ड्यू टू एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी increases due to aromaticity stability increases। ठीक है ना? तो क्या होगा? एरोमेटिसिटी से क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, यस। एक सिंपल सा लाइन याद रखना कि बेटा अगर चार्ज की वजह से स्टेबिलिटी आता है, चार्ज की वजह से क्या आता है बेटा? एरोमेटिसिटी आता है। अगर चार्ज की वजह से क्या हो गया? मॉलिक्यूल कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। मतलब वो कंपाउंड कैसा होगा बेटा? एक्सट्रीमली स्टेबल। कंपाउंड विल बी हाईली स्टेबल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा कुछ समझ में? बट अगर चार्ज की वजह से स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी आता है, इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा होगा? हाईली स्टेबल होगा। या फिर अगर चार्ज की वजह से वो कैसा हो जा रहा है? एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है, वो कंपाउंड कैसा होगा? हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल। इसमें तुम लोगों से पूछो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल? यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और मेरे पास में क्या बेटा? 3 मेंबर का रिंग और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तुमसे पूछा जाए कौन ज्यादा स्टेबल? फर्स्ट वाला। तुमसे पूछा जाए दोनों में कौन
ज्यादा स्टेबल। फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल बेटा? सेकंड इज वेरी मच स्टेबल देन फर्स्ट। सेकंड वाला कैसा है? फर्स्ट से बहुत ज्यादा स्टेबल। अब कैसे मैंने बोल दिया बेटा? सुन लो बेटा, अब क्या करोगे तुम लोग? चार्ज को हटा दो। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? चार्ज को हटा दो। चार्ज को हटा के देखोगे मॉलिक्यूल फिर भी स्टेबल है क्या? फिर भी एरोमेटिक है कि नहीं है? चार्ज को हटाने के बाद में कैसा है? एरोमेटिक। ये कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। मतलब चार्ज इसके लिए बहुत जरूरी है। अरे हाँ है ना? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो चार्ज की वजह से स्टेबल है। चार्ज की वजह से क्या आ रहा है? एरोमेटिसिटी आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल। समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या बोल रहा हूँ क्लियर है आप लोगों को? उल्टा लिख दिया होता, नेगेटिव चार्ज में लिखा होता। पॉजिटिव वाला क्लियर है बेटा? लिखा होता नेगेटिव चार्ज वाला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। कौन ज्यादा स्टेबल बेटा? ये चार्ज की वजह से क्या हो जा रहा है? एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल हो जाएगा चार्ज की वजह से। समझ में आया कि नहीं आया? चार्ज की वजह से कैसा हो जा रहा है? वो अनस्टेबल हो जा रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? मैं तुम लोगों से पूछूं इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये 5-6 मेंबर करेंगे यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे मेरे पास 5 मेंबर करेंगे यहाँ पॉजिटिव। कौन ज्यादा स्टेबल? पहला दूसरा में कौन ज्यादा स्टेबल? जल्दी से बताओ। फर्स्ट वाला कैसा First, है? एरोमेटिक। ये कैसा है बेटा? ये है एंटी एरोमेटिक। कौन aromatic. ज्यादा स्टेबल? पहला वाला। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने ऐसा लिखा होता, यहाँ पे नेगेटिव। समझ में आ रहा है? यहाँ पे नेगेटिव। कौन ज्यादा स्टेबल? ये कैसा है बेटा? एरोमेटिक। ये कैसा है? एरोमेटिक। यहाँ एरोमेटिसिटी किस वजह से आ रहा है? इसी की वजह से। इसको ज्यादा एरोमेटिक रहेगा क्या? नहीं रहेगा। चार्ज की वजह से एरोमेटिसिटी आया, मतलब कैसा? हाईली स्टेबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या तुम लोगों को इसको समझने में? नहीं है। स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं। हम लोग एसिडिक नेचर बता सकते हैं। हम लोग एसिडिक नेचर, तुम लोगों से पूछे कि बेंजीन में, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? तुम लोगों से पूछे इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक? एसिड कौन होता है? फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा। पहला ज्यादा स्टेबल होगा। यस सर। एसिड कौन होता है बेटा? इनका स्टडी में करना क्या है? फिर एसिड जो होता है ज्यादा जो H स्टेबल प्लस होगा वो देता उतना है। ज्यादा स्टेबल होगा। एसिड वो होता है जो H प्लस देता है। H प्लस देने के बाद में जो आयन बनेगा उसका स्टडी चेक करेंगे। अरे हाँ या ना? कौन सा वाला आयन ज्यादा स्टेबल? इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, इसकी वजह से एरोमेटिसिटी आ रहा है। वेरी मच स्टेबल, वेरी मच एसिडिक। समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या हुई किसी को? सिद्धांत सर एक बार दोबारा बता दीजिए, अभी बेटा, समझ में नहीं आया एसिड सर। कौन होता है? जो H प्लस देता है उसको एसिड बोलते हैं। हाँ सर, H प्लस देने के स्टेबिलिटी बाद की में जो बेसिस पे आयन नहीं बनेगा देखेंगे। उसका, बेटा वही ना, वही बता रहा हूँ। H प्लस देने के बाद में जो आयन बनता है उसका स्टेबिलिटी देखा जाता है। स्टेबिलिटी किसका देखोगे? आयन का, आयन, यस। जो आयन, और आयन बना लिया। अब आयन का स्टेबिलिटी देखो, कौन सा वाला आयन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला। सेकेंड वाला, यस। ये वाला आयन ज्यादा स्टेबल, मतलब ये वाला कंपाउंड कैसा होगा बेटा? ज्यादा एसिडिक होगा। यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम लोग इसके वजह से बेसिक नेचर बता सकते हैं। हम लोग इसके बेस पे क्या बता सकते हैं बेटा? बेसिक नेचर। मैं तुम लोगों से पूछूं इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है? तो तुम लोगों से पूछो बेटा, इनमें हम लोगों के पास में दो कंपाउंड्स है बेटा, इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है? बताओ। पहला दूसरा में कौन ज्यादा बेसिक? पहला और दूसरा में कौन ज्यादा बेसिक है? बताओ सोच के जल्दी से। दोनों के पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? इसके पास में भी है, इसके पास में भी है। अब बताओ, इसका इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेगा? नहीं। इसका इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है बेटा? इसको एरोमेटिसिटी। इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से क्या आ रहा है? एरोमेटिसिटी आ रहा है। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज हाईली कॉन्जुगेटेड, रहा ना? दैट इलेक्ट्रॉन यस पेयर इज हाईली कॉन्जुगेटेड। हाईली कॉन्जुगेटेड मतलब नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो बेस कौन होता है? इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, ऐसा ही ना? बेस में दिखते हैं कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करेगा वो बेसिक ज्यादा होगी।
हम लोग इनके बेस पे एसिडिक और बेसिक नेचर भी बता सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या? नो कोई समस्या नहीं है ना किसी को? देखिए बेटा, एक मैं छोटा सा कंपाउंड बनाऊंगा, तुम लोगों को बताना है। देखो ऐसा, हम लोगों के पास में 5 मेंबर का रिंग, इसे लगा हुआ एक 3 मेंबर का रिंग, ठीक है, एक 5 मेंबर का रिंग, इसे लगा हुआ है एक और 5 मेंबर का रिंग, एक और 5 मेंबर का रिंग, इसे लगा हुआ है बेटा एक 7 मेंबर का रिंग, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा? ए। ये बॉन्ड लेंथ क्या है? बी। ये सी। बेटा तुम लोगों को सबसे पहला ऑर्डर देना है। सबसे पहले तुम लोगों को क्या बताना है? तुम लोगों को बताना है डबल बॉन्ड करैक्टर का ऑर्डर क्या होगा, पहला। दूसरा बताना है सिंगल बॉन्ड करैक्टर का ऑर्डर क्या होगा। तीसरा बताना है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। और तुम लोगों को बताना है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। बता सकते हो कि नहीं? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, और चौथा बताना है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तुम्हारे पास में 1 मिनट है, करो। सोचो जल्दी सर, बता दो इसको। नहीं पता बेटा? लोगों को नहीं पता कुछ? हाँ, क्या होगा बेटा? चलो इसके रेजोनेंस सुना ले बेटा। कैसे बताओगे? जहां रेजोनेंस ज्यादा होगा वहां डबल बॉन्ड करैक्टर कम होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, आया यस ना? जहां रेजोनेंस ज्यादा होगा वहां डबल बॉन्ड जो होगा वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया होगा। मोर रेजोनेंस मोर सिंगल बॉन्ड करैक्टर। सिंगल बॉन्ड करैक्टर डबल बॉन्ड करैक्टर मिलकर तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड डिस्टेंस के साथ कोई दिक्कत होती ही नहीं है फिर, है ना? तुम लोगों से पूछो इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर ऑर्डर क्या है, तो पहले हम लोग देखेंगे रेजोनेंस। इस बॉन्ड को इधर तोड़ दे बेटा, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। दो पॉसिबिलिटी, नीचे तोड़ने का ऊपर तोड़ने का। पहले नीचे अगर तोड़ते, नीचे की अगर तरफ तोड़ते तो यहाँ था नेगेटिव, यहाँ था पॉजिटिव। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता? 4 पाई, और इसके पास होता 4 पाई, दोनों ही एंटी एरोमेटिक होता। नीचे की तरफ तोड़े क्या? नहीं तोड़ेंगे, दोनों एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ऊपर की तरफ तोड़ेंगे तो बेटा ये रिंग जो होगा वो कितने पाई के साथ में? 2 पाई के साथ में एरोमेटिक हो रहा है, हाँ या ना? ये रिंग कितना? 6 पाई के साथ में एरोमेटिक हो जाएगा। 6 पाई वाला एरोमेटिक होता है ना? यस ठीक है, समझ आया कुछ क्या बोला मैंने? इसको देखो, ऊपर भी 6 मेंबर का, नीचे भी 6 मेंबर का, कहीं भी तोड़ लो, कहीं पे भी तोड़ोगे इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा बेटा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव। ये रिंग कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। और ये रिंग कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। मतलब ये तो बनेगा नहीं, ये डबल बॉन्ड तो रेजोनेंस करेगा नहीं। एंटी एरोमेटिक में तो बहुत कम होगा ना एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कितने ज्यादा होता है? एक्सट्रीमली हाई इन एरोमेटिक एंड नेग्लिजिबल इन एंटी एरोमेटिक। ठीक है बेटा, इसको अगर तोड़ोगे तो किधर तोड़े? नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ? मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ तोड़ने से यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव। ये 6 पाई के साथ में एरोमेटिक, ये 6 पाई के साथ में एरोमेटिक। देखिए ये नॉन एरोमेटिक है, इसमें
मिनिमम एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होगा। इसमें क्या होगा बेटा, मिनिमम एक्सटेंट। मिनिमम एक्सटेंट क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक बन रहा है। देखो यहाँ पे भी एरोमेटिक 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 एरोमेटिक, यहाँ पे ज्यादा कॉन्जुगेशन है, है ना? यहाँ कॉन्जुगेशन ज्यादा है कि नहीं है? यहाँ मोर कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे लेस कॉन्जुगेशन। मैं बोल सकता हूँ डबल बॉन्ड करेक्टर होगा बी में सबसे ज्यादा, उससे कम ए, उससे कम सी। आया ना? Yes, sir. समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा? सिंगल बॉन्ड करेक्टर उल्टा हो जाएगा बेटा, बी ए सी। बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा बेटा? Yes, जहाँ सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा। बॉन्ड डिस्टेंस किसका ज्यादा होगा बेटा? जहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा। हो गया क्वेश्चन? ठीक है, कुछ आ रहा है तुम लोगों को समझ? लिख दिया इसको, नहीं लिखे? हेडिंग लिखो रेजोनेंस एनर्जी। हेडिंग लिखो रेजोनेंस एनर्जी। क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी, कोई बताएगा मुझे? बेटा क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी? What do you mean by resonance energy? And lowest energy canonical structure, ठीक है बेटा। क्या बातें करेंगे? नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे क्या? रेजोनेंस एनर्जी। क्या लिखोगे? रेजोनेंस एनर्जी। लिखो इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, it is the energy difference between resonance hybrid and most stable canonical form. It is the energy difference between resonance hybrid and most stable canonical form. बट रेजोनेंस एनर्जी जो होता है वो क्या होगा? एनर्जी ऑफ हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल आरएस। एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल आरएस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन resonance hybrid and most stable canonical form. But energy of hybrid minus energy of most stable RS. समझ में आ रहा है कि नहीं आया? ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? yes, देखो बेटा, हाइब्रिड जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हाइब्रिड कैसा होता है बेटा? हाइब्रिड जो होता है वो कैसा होता है? दैट इज मैक्सिमम स्टेबिलिटी, है ना? हाइब्रिड ही तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी का होता है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी में तो इसका एनर्जी कैसा होगा बेटा? मिनिमम एनर्जी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? कैसा हो जाएगा इसका मतलब? मिनिमम एनर्जी। समझ आया कि नहीं आया? कोई समस्या? तो बेटा रेजोनेंस एनर्जी जो आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव? बेटा कोई भी कैनोनिकल फॉर्म जो होता है वो लेस स्टेबल होता है देन रेजोनेंस हाइब्रिड। कोई भी कैनोनिकल फॉर्म कैसा होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड से हमेशा कैसा होगा? कम स्टेबल होगा। yes, अगर वो sir. कम स्टेबल होगा तो रेजोनेंस एनर्जी कैसा होगा? मतलब कम स्टेबल होगा तो उसका एनर्जी कैसा होगा? ज्यादा होगा। Yes, सबसे कम एनर्जी किसका होता है? सबसे कम एनर्जी होता है हाइब्रिड का। हाइब्रिड से सभी का एनर्जी कैसा होता है? ज्यादा रहता है। हाइब्रिड इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। हाइब्रिड कैसा होता है? मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। रेजोनेंस एनर्जी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब बेंजीन को रख देंगे रखा रखा गर्म हो जाएगा। ऐसा बोल रहे हैं, अगर बेंजीन को रख दोगे तो रेजोनेंस होगा, वो गर्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बट नेगेटिव होने का मतलब इट डज नॉट मीन एक्सोथर्मिक, ठीक है ना बेटा? इसका मतलब एक्सोथर्मिक बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि कोई मॉलिक्यूल जो होता है उसका तो अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ना, और वो थोड़ी कंपेयर कर रहे हैं अपना किसी दूसरे स्ट्रक्चर से, तो एनर्जी तुम डिफरेंस निकाल रहे हो। वहां पे कोई रिएक्शन थोड़ी चल रहा है जो तुम एक्सोथर्मिक बोल रहे हो। एक ही मॉलिक्यूल है वो रखा हुआ, बता रहे हैं उसका ये वाला स्ट्रक्चर होता, तो ऐसा कुछ हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए बेटा, अब मैं तुम लोगों से बोलूं कि एक मॉलिक्यूल मेरे पास में है X, उसके दो कैनोनिकल फॉर्म है A और B, ठीक है ना? उसके कितने कैनोनिकल फॉर्म बेटा? A एंड B। थोड़ा समझो, बाद में लिखना है इसको, ठीक है ना? दो कैनोनिकल फॉर्म उसके हैं, एक A है एक B है। उसको मैं अगर एनर्जी पे प्लॉट करूं बेटा, मान लेते A कैसा है? मोर स्टेबल। A कैसा है बेटा? मोर स्टेबल। और B कैसा है? B इज लेस स्टेबल। बट X का X मिलेगा कहीं यहाँ पे तुम लोगों को, रिन्यू एनर्जी। A मिलेगा तुम लोगों को यहाँ पे कहीं, और B मिलेगा कहीं यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा? ये होगा ना रेजोनेंस एनर्जी, हाँ या ना? समझ में Yes. आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे. रेजोनेंस एनर्जी यहाँ मिलेगा कहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या? बेटा अगर कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो एनर्जी होगा, रेजोनेंस एनर्जी, वो कैसा होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेजोनेंस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, उतना कम रेजोनेंस एनर्जी। इट इज क्लियर? Yes. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? एनर्जी डिफरेंस कम होगा. बट रेजोनेंस एनर्जी नहीं आ रहा समझ में, बट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना कम एनर्जी का कैनोनिकल फॉर्म होगा, तो उतना डिफरेंस कम निकल के आएगा ना। हमें तो डिफरेंस निकालना है। ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, कम डिफरेंस रेजोनेंस एनर्जी के लिए। ये कम स्टेबल होगा तो डिफरेंस कैसा होगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। बट हम लोग बोल सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी is inversely proportional to the stability of the canonical form, is inversely proportional to the stability of resonating structure RS। अरे हाँ ना, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस पे। अब इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होगा, उतना ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म होगा, उतना कम रेजोनेंस एनर्जी मिलता है। तो कॉपी करो चीजें। सर उल्टा लिखा हूँ सही लिखा हूँ? सही लिखी हूँ। सही लिखा हूँ? ये बताओ। क्या पूछा था यार, तुम बताओ पहले। सर मैं पिछला वाला क्वेश्चन पूछ रही थी, उस टाइम मेरा नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो मैं देख नहीं पाई। क्वेश्चन? यस सर, वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर वाला। मतलब बताते हैं। ये कॉपी क्या तुम लोगों ने कर लिया? Yes. Sir. चलो, इतना क्लियर है? बट हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाते हैं, थोड़ा समझने का कोशिश करो। एक बात तो ये क्लियर है, पहले इसको मैं थोड़ा हटा दूंगा, थोड़ा गलत बता दिया है कुछ। इसको सुनो, ऐसा सोचो कि मान लो हम लोगों के पास में कोई भी कंपाउंड है, उसका कैनोनिकल फॉर्म C1, C2, C3, C4 ऐसा कुछ है। ठीक है, समझना, ठीक है ना? तो हम लोगों को ये पता है कि C1 कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, C2 कहीं ना कहीं इधर होगा। मान लेते हैं ये C4 है और ये C3। ये एनर्जी का ऑर्डर है किसका? कैनोनिकल फॉर्म का, ठीक है ना? ये एनर्जी का ऑर्डर। और यहाँ कहीं ना कहीं पे क्या होगा बेटा? यहाँ कहीं ना कहीं पे होगा हाइब्रिड, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है मैं क्या बोला? देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा हाइब्रिड, और ये होंगे हम लोगों के पास में कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है? तो आप लोगों से पूछे रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये वाला जो एनर्जी का गैप है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मान लो कोई भी एक मॉलिक्यूल तुम लोगों के पास में था, अगर तुम लोगों को रेजोनेंस एनर्जी निकालना है, तो रेजोनेंस एनर्जी हम लोग क्या निकालेंगे? उसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, उनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म होगा, उनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म होगा, उसके हिसाब से हम लोग क्या बताएंगे बेटा? रेजोनेंस एनर्जी बताएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा नहीं है कि मान लो एक मॉलिक्यूल है, उसके 4 कैनोनिकल फॉर्म है, तो चारों के हिसाब से नहीं, उनमें से मोस्ट स्टेबल फॉर्म को उठाएंगे और रेजोनेंस हाइब्रिड, उन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं।
ठीक है ना। नहीं, रेजोनेंस एनर्जी जो होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होता है, ना कि किसी पार्टिकुलर कैनोनिकल फॉर्म के लिए। रेजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ मॉलिक्यूल, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी पार्टिकुलर कैनोनिकल फॉर्म। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी भी पार्टिकुलर कैनोनिकल फॉर्म के लिए हम लोग इसको डिफाइन नहीं करते हैं। अब ऐसा सोचो, दूसरे तरीके से समझो इसको, ये आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, देखो मान लेते हैं हम लोगों के पास में एक मॉलिक्यूल एक्स है और एक वाई है। दो मॉलिक्यूल हम लोगों के पास में है, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, अगर एक्स और वाई का, देखो इसका अपना एक आर एस का एनर्जी होगा कुछ इतना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बेटा, उसका एक आर एस का, ये किसका एनर्जी है? उसके आर एस का। ठीक है, मैं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल, ये क्या है? उसके आर एस का एनर्जी, ये मोस्ट स्टेबल आर एस का एनर्जी है दोनों। ठीक है, मान लेते हैं दोनों का आर एस का एनर्जी कैसा? नियरली सेम, मोस्ट स्टेबल। Yes. अब तुम लोगों ने बेटा देखा, इसका हाइब्रिड का एनर्जी कितना है? इतना कुछ। और इसका हाइब्रिड का एनर्जी कितना है बेटा? इतना कुछ। ठीक है, एक का हाइब्रिड का एनर्जी कैसा है? कम, दूसरे वाले का कैसा है बेटा? ज्यादा। तो बेटा हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हाइब्रिड होगा वो मोर स्टेबल होगा, रहा है ना? यस सर। और ये हाइब्रिड कैसा होगा बेटा? लेस स्टेबल। Less stable. लेस स्टेबल हाइब्रिड मतलब लेस रेजोनेंस एनर्जी। मोर स्टेबल हाइब्रिड मतलब मोर रेजोनेंस एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या बोला? थोड़ा मैं ऐसा बोल सकता हूँ, रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है ना? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड किस पर डिपेंड करेगा बेटा? इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। आया ना? इतना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना हाइब्रिड कैसा होगा? ज्यादा स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, यानी एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस पर डिपेंड करेगा। हम लोग बोल सकते हैं डिपेंड्स ऑन द ईज ऑफ रेजोनेंस। जितना आसानी से रेजोनेंस हो सकता है उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। जितना आसानी से रेजोनेंस हो सकता है उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रहता है। ठीक है ना? रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा तो रेजोनेंस एनर्जी भी कैसा मिलेगा तुम लोगों को? ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है ना? तो बस यही सोचना है, जिस मॉलिक्यूल में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस एनर्जी भी कैसा देखने को मिलेगा तुम लोगों को? ज्यादा देखने ज़्यादा। को मिलेगा। ठीक है ना? मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, यू हैव टू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। सर हाँ सर इसे मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म में से माइनस कर रहे हैं, तो सर कैनोनिकल फॉर्म के लिए डिफाइन हुआ ना ये तो रेजोनेंस एनर्जी। बेटा, किसी भी कंपाउंड का कैनोनिकल फॉर्म ना किसी कंपाउंड के लिए डिफाइंड है, किसी कैनोनिकल फॉर्म के लिए नहीं। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी माइनस मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द कंपाउंड का एनर्जी। समझ आया मैंने क्या बोला? यस सर। हाँ, किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी कंपाउंड के बहुत सारे कैनोनिकल फॉर्म बनेंगे तो आपको उनमें से वो वाला कैनोनिकल फॉर्म उठाना है जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। तो उन दोनों में कितना एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना? एक्चुअल में होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल ए है एक बी है, ये दोनों एक दूसरे के कैनोनिकल फॉर्म है। ये कैसा है? मोर स्टेबल है। ये कैसा? मोर स्टेबल। ये कैसा? लेस स्टेबल। तो मॉलिक्यूल किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा? इस ए वाले फॉर्म में रहना पसंद करेगा ना। ठीक है ना? तो हम लोग ए से ही कंपेयर करके निकालते हैं हमेशा, जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है उससे कंपेयर करके निकालेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है बेटा, रेजोनेंस एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उनको लिखा।
कर सकते हो टाइम को? चलो एक एक करके कर लेते हो। पहले वाले में बताओ जल्दी से, कहाँ पे एक्सीडेंट रेजोनेंस ज्यादा है? फर्स्ट में ज्यादा है, इसका रेजोनेंस ज्यादा होगा इन दोनों में। सेकंड। बेटा फर्स्ट ज्यादा होगा क्योंकि एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, दूसरे वाले में Yes. क्रॉस, एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, इन दोनों में बताओ, इन दोनों में क्या होगा जल्दी से बताओ। थर्ड वाले में फर्स्ट का ज्यादा, सेकंड का ज्यादा? तो लोग फर्स्ट बता रहे हैं। सेकंड का सेकंड, फर्स्ट सेकंड, हाँ फर्स्ट, तुम लोग सेकंड, सेकंड। बट दोनों का रेजोनेंस एनर्जी कैसा है? बराबर। दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है क्या? हाँ अलग अलग कंपाउंड है क्या? एक ही कंपाउंड के दो कैनोनिकल फॉर्म, ये एक ही कंपाउंड के, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है ना, या कैनोनिकल फॉर्म है? अलग अलग कंपाउंड। अलग अलग कैनोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को उठा के थोड़ी यहाँ रख दोगे बीच में, ये सर अलग अलग है। ये एक ही कंपाउंड के दो कैनोनिकल फॉर्म है। ये वाले बॉन्ड को तोड़ के यहाँ देखो घुमा के, वो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जब कंपाउंड एक ही है तो रेजोनेंस एनर्जी अलग कैसे हो सकता है? कभी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वाले में इन दोनों में एक ही कंपाउंड के दो कैनोनिकल फॉर्म, बराबर। अरे हाँ या ना, इसको घुमा दो यहाँ पे, बन गया ये एक ही कंपाउंड के दो कैनोनिकल फॉर्म, रेजोनेंस एनर्जी कैसा? बराबर। इन दोनों में फर्स्ट Second. वाला, क्योंकि इसमें कैसा होगा? इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट है ना, ये तो लॉन पेयर पार्टिसिपेट करेगा नहीं। कार्बन कार्बन के Yes, बॉन्ड sir. तोड़ो तो सारे रेजोनेंस एक जैसे दिखेंगे, और यहाँ पे देखोगे तो नाइट्रोजन की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव आके दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों में बेटा ये ज्यादा होगा क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस करेगा। अरे हाँ या ना, Yes, sir. इन दोनों साथ में बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बेटा रेजोनेंस सब में बराबर है। इसके पास में वैकेंट डी है, हाँ या ना, इसके पास में वैकेंट डी, तो इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन मिलेगा, है ना। बट इसके केस में क्या मिलेगा उसको? एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। समझ में आया? दूसरा कहानी। और ये भी रेजोनेंस करेगा, ये भी रेजोनेंस करेगा, दोनों में लॉन पेयर देना है कि लेना है? रेजोनेंस कैसे होगा? लॉन पेयर को देके, Yes. बट लॉन पेयर को देके रेजोनेंस होगा ना। कौन आसानी से दे सकता है? नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा बेटा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1। ठीक है, सल्फर में वैकेंट डी की वजह से ज्यादा रेजोनेंस होगा। नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इसमें एक्सीडेंट रेजोनेंस ज्यादा होगा, पॉजिटिव लेके ज्यादा स्टेबल रहेगा, ऑक्सीजन थोड़ी रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे? एक केस में नाइट्रोजन पर, दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन पे। विच वन इज मोर स्टेबल विद पॉजिटिव चार्ज? नाइट्रोजन, उसमें एक्सीडेंट रेजोनेंस आता है। यहाँ पे भी सेम ही है बेटा कहानी, इलेक्ट्रॉन पे रेजोनेंस में आएगा, हाँ है ना। ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? दोनों ही केस में ये इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में आएगा, क्या होगा बेटा? तो इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में आएगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो ये इन दोनों में बेटा कितना पाई? 6 पाई। कितना पाई? 6 पाई। ये कैसा? एरोमेटिक। ये कैसा? नॉन एरोमेटिक। कहाँ पे एक्सटर्नल रेजोनेंस ज्यादा? एरोमेटिक। First one. ये कैसा बेटा? 4 पाई। ये कैसा? 4 पाई। ये कैसा बेटा? एंटी एरोमेटिक। ये वाला कैसा? नॉन एरोमेटिक। कहाँ पे एक्सटर्नल रेजोनेंस ज्यादा था? नॉन एरोमेटिक में। यहाँ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा, वहां पे रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। समझ गए क्या? कोई समस्या हुई? लिख लिया तुम लोगों ने? सर आपने कहा था कि जो कैनोनिकल फॉर्म होंगी उनमें से जो मोस्ट स्टेबल होगी उसको मार्क करना है।
बेटा उसको क्या करना है? मतलब उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी ना, जो कैनोनिकल फॉर्म जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो सर जो आपने जो इक्वल वाले बताए हैं सर, उनमें से जिनका एक्सटेंट ज्यादा होगा रेजोनेंस का, उनकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। उसके लिए रेजोनेंस थ्योरेटिकल एनर्जी किसके वैल्यू लिए होनी डिफाइन चाहिए। करते हैं? रेजोनेंस एनर्जी किसके लिए डिफाइन करते हैं? बेटा तुमसे ही पूछ रहा हूँ नेहा। यस सर। रेजोनेंस एनर्जी किसके लिए डिफाइन करते हैं? मॉलिक्यूल के लिए। मॉलिक्यूल के लिए। और तुम क्या पूछ रहे हो, दोबारा पूछो तो। अच्छा समझ आ गया। समझ आ गया? यस सर। अच्छा पास वाला इधर वाला कंपाउंड कैसा है बेटा? 2 4 पाई के साथ में कैसा होता है कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन में? बताओ। एंटी एरोमेटिक। और दूसरा पड़ोसी कैसा है? हाँ नॉन एरोमेटिक। कंप्लीट साइक्लिक होगा। हाँ कौन ज्यादा स्टेबल? हाँ कौन स्टेबल है? हाँ तो किसका रेजोनेंस क्यों, मतलब ये लिखे तो है किसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है? लिखा था तुमने विस्टाबिलिटी का ऑर्डर लिखवाए थे तब, भूल जाते हो। अभी स्टैबिलिटी का ऑर्डर लिखे थे कि नहीं लिखे थे? कहाँ लिखे हैं? लिखे थे देखो इधर ही कहीं लिखे होंगे। ये रहा एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। नहीं तुम्हें बाइफिनाइल का पता चल गया कैसा होता है? क्या सर? सर बाइफिनाइल कैसा होता है? पता चल गया। हाँ तो 12 पाई तो काउंट नहीं कर रहा ना अभी। मैं बताया ना इसको ठीक से पढ़ो, ठीक है? कहाँ लिखा है वो मैंने? सर मैं तो 12 पाई कर रही थी काउंट, तो भी एरोमेटिक ही आ रहा था। इसको ना, इसको देखो ना, 12 पाई वाला एरोमेटिक होता है क्या? नहीं नहीं। तो फिर क्यों बोल रहे हो 12 पाई काउंट करने पे एरोमेटिक आ रहा है? एंटी एरोमेटिक आ रहा था 12 पाई में, पर ये हाईली स्टेबल है। हाईली स्टेबल है? बाइफिनाइल तो स्टेबल होता है ना, एरोमेटिक है। अच्छा स्टेबल से बताओगे तुम? ठीक है सर, समझ गई मैं। दोनों में अलग अलग लगाएंगे, एरोमेटिक एरोमेटिक। ये एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, मतलब ये एरोमेटिक, ऐसे काउंट करेंगे ना। यस दो अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग देखो उनको, ठीक है ना? यस सर। बताया कि नहीं? पीछे भी ऐसे दिखाए थे हम, तो ऐसे देखना होता है, इसलिए लिखे। ये कहानी लिखने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। अलग अलग रिंग में अलग अलग तरीके से काउंट करके आगे बढ़ो, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। इसके आगे मिलते हैं तुम लोग।